फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करना चाह रहा था रिट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, लेकिन उसको मैं पोस्टपोन कर रहा हूं। उसको तब डिस्कस करूंगा जब हम आएंगे फंडामेंटल राइट्स पर। बिना फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 32 की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आर्टिकल 32 का मैक्सिमम यूज किया गया है आर्टिकल 21 के कंटेस्ट में, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के कंटेस्ट में। क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे जुरिसडिक्शन, तो हम आर्टिकल 32 को स्किप कर देते हैं और आ जाते हैं सीधे आर्टिकल 226 पर और आर्टिकल 227 पर। आर्टिकल 226 की भाषा वही है जो आर्टिकल 32 की है, क्योंकि जो पावर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में दी गई है टू प्रोवाइड रेमेडी, क्विक रेमेडी, स्पीडी रेमेडी, वही रेमेडी, वही राइट, वही पावर दी गई है हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में। केवल एक अंतर है कि आर्टिकल 226 में आर्टिकल 32 का स्कोप लिमिटेड है। लिमिटेड इस कंटेक्स्ट में कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन है वो इट मे बी इन्वॉक्ड ओनली अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, whereas under article 226 powers of the high court are relatively broader in the sense that it is invoked not only for the violation of fundamental rights but also the violation of other rights। तो आप देखेंगे कि other rights आर्टिकल 226 को एग्जॉस्ट कर सकते हैं वहां भी जहां फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है, अदर लीगल राइट्स का भी या अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, वहां आर्टिकल 226 की रेमेडी, रिट की रेमेडी हम सीख कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल 32 में केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए हम जा सकते हैं। एक अंतर है दोनों में। दूसरे सेंस में आर्टिकल 32 की पावर्स ज्यादा ब्रॉड है, उसका स्फीयर ज्यादा लंबा है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट इन्वॉक करता है उसको, और जब सुप्रीम कोर्ट उसको इंप्लीमेंट करता है, उसको एग्जॉस्ट करता है, यूज करता है, तो इसका अर्थ होता है इट इज अप्लाइड फॉर द होल द टेरिटरी ऑफ इंडिया, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे सिटीजन्स हो, किसी का भी कहीं पे रह रहे हो, किसी का भी फंडामेंटल राइट अगर हर्ट होता है, वायलेट होता है, तो आर्टिकल 32 की रेमेडी सीख की जा सकती है। क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट का वायलेशन कोई नहीं कर सकता, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी नहीं कर सकता। और फंडामेंटल राइट्स बेसिकली अगेंस्ट स्टेट होती है। मैं बेसिकली वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आर्टिकल 21 एक ऐसा राइट है जो अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल यूज होता है। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 23 दो ऐसे राइट्स हैं जो अगेंस्ट इंडिविजुअल भी यूज हो सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी है। अनटचेबिलिटी सरकार तो करेगी नहीं, करेगी तो कोई इंडिविजुअल करेगा, इसलिए स्टेट जो लॉ बनाएगी, पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी, वो इंडिविजुअल्स को पनिश करने के लिए ही लॉ बनाएगी अगर वो आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी कॉज करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कोई छुआछूत कॉज करते हैं। तो ये तीन जो राइट्स हैं, तीन जो आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 और 17, ये तीन जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व कर सकता है इवन अगेंस्ट द सिटीजन्स, अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स, नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट। अदरवाइज सारे, क्योंकि पार्ट 3 का, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 का बेसिक जो थीम है वो ये है कि enforcement of fundamental rights to provide relief to the persons against the state। स्टेट की जो परिभाषा दी गई है वो आर्टिकल 12 में दी गई है। जब फंडामेंटल राइट पे हम आएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। और आर्टिकल 13(3) क्लास 2 और 3 इंपॉर्टेंट डिस्कशन में है। आर्टिकल 13(2) में स्टेट कैन नॉट टेक अवे, ऑब्लिज और कर्टेस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो जो फंडामेंटल राइट चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, चाहे स्टेट एग्जीक्यूटिव हो, स्टेट का मतलब होता है सब, अभी आर्टिकल 13(3) में दिया गया है
कि इसमें ऑर्डिनेंसेस कवर होंगे, बाई लॉस कवर होंगे, अदर अथॉरिटीज कवर होंगी। अदर अथॉरिटीज में क्या होता है कि पंचायत आ जाती है, परिषद आ जाती है, नगर महापालिका आ जाती है। तो सारी बॉडीज जो पार्लियामेंट या विधान परिषद के नीचे की होती है वो सब आ जाती हैं, जिनको एग्जीक्यूटिव और लीगल पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर होती है। क्योंकि देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट रोज नहीं बैठती है, इसलिए एक होता है लेजिस्लेशन डेलीगेटेड। तो पार्लियामेंट अपनी पावर को डेलीगेट करती है। किसको डेलीगेट करती है? मिनिस्टर्स को करेगी, डीएम को करेगी, गवर्नर को करेगी, नगर महापालिका को करेगी। तो जब डेलीगेट करेगी तो जिनको पावर डेलीगेट की जाती है वो भी स्टेट बन जाते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में आर्टिकल 12 में सब स्टेट है। यहां तक कि प्राइवेट बॉडीज भी जो इंस्टीट्यूट से गवर्न हो रही हैं वो भी स्टेट हो जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिसडिक्शन आर्टिकल 32 में काफी कंप्रहेंसिव है, उसी तरीके से आर्टिकल 32 में भी काफी कंप्रहेंसिव है। तो जो डिफिनीशन दी गई है आर्टिकल 226 में या 32 में वो बहुत ब्रॉडली काउज्ड है, मतलब बहुत ही कंप्रहेंसिव डिफिनीशन है। उसमें रिट जैसी कोई चीज नहीं होती केवल, बल्कि और भी चीजें आती है। जैसे उसमें ऑर्डर्स आते हैं, डायरेक्शंस आते हैं और रिट्स तो आती ही है। इसके साथ साथ कोई भी रेमेडी अपार्ट फ्रॉम दिस जो मेंशन नहीं है आर्टिकल 32 या 226 में, उसे भी कोर्ट इन्फोर्स, क्योंकि लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एनी अप्रोप्रिएट केसेस। इंक्लूडिंग मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी रेमेडी होगी वो रिट के फॉर्म में हो सकती है, डायरेक्शन के फॉर्म हो सकती है या ऑर्डर के फॉर्म हो सकती है। यहां तक कि रिट में लिखा भी नहीं जाए, जरूरत भी नहीं लिखने की कि हाइबिस कॉर्पस होगा, मैंडेमस होगा, प्रोविजन होगा, को वारंट होगा, अगर या ससुरारी होगा। अगर आर्टिकल 32 में या 226 में आप जाते हैं, केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से तो नहीं कहते साहब हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, हमें रिलीफ दीजिए, अप्रोप्रिएट रिलीफ दीजिए या कोई रिलीफ जो आप मांगेंगे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दे सकता है। यहीं पर आर्टिकल 32 और 226 की सिमिलरिटी खत्म हो जाती है। अब डिसिमिलरिटी शुरू होती है अदर वायलेशन ऑफ अदर राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट के वायलेशन के अलावा और कोई राइट होता है तो वहां पर केवल आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, आर्टिकल 32 में नहीं जा सकते। अगर आपको जाना सुप्रीम कोर्ट में तो आर्टिकल 26 के थ्रू तो आपको जाना पड़ेगा अपील से। अगर 226 में कोई जजमेंट, कोई ऑर्डर, कोई डायरेक्शन हाई कोर्ट देता है तो आप उसकी अपील तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। कहां कर सकते हैं? मैंने डिस्कस किया था आर्टिकल 132 से लेकर के 134 तक में। इसके अलावा आर्टिकल 136 में इसमें स्पेशल लीव टू पिटिशन एक रिजर्व राइट है, वहां कोई भी जा सकता है। अगर सारे अपील ब्लॉक कर दी गई है, रिवीजन का राइट ब्लॉक कर दिया गया है लॉ से या कॉन्स्टिट्यूशन से, तो आर्टिकल 336 का दरवाजा खुला हुआ है। हमने बताया था ये जहांगीर का घंटा है न्याय देने के लिए। ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी रेमेडी होती है। आपका राइट भले ना हो मगर आप कोर्ट से प्रेयर करते हैं कि साहब हमें अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, कोर्ट सुनवाई नहीं कर रही है या प्रशासनिक अधिकारी सुन नहीं रहा है, तो चाहे ट्राइब्यूनल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, चाहे कोर्ट हो, जहां मैटर पेंडिंग है वहां के खिलाफ आप आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव अपील फाइल कर सकते हैं। और आर्टिकल 136 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा उसकी वैल्यू वही होगी जो आर्टिकल 141 में बाइंडिंग है सभी पर। तो अब जो हम यहाँ बात करते हैं 226 की, तो 226 में भी वही पावर यूज की गई, वही वर्ड यूज किए गए हैं जो आर्टिकल 32 में। लेकिन 226 की पावर्स या आर्टिकल 32 की पावर्स में दो लिमिटेशन भी है। एक लिमिटेशन भी है, वो लिमिटेशन है कि मिलिट्री ट्राइब्यूनल के खिलाफ जो जजमेंट आता है, जैसे 2007 में बना हुआ है मिलिट्री ट्राइब्यूनल एक्ट 2007 में, अगर वो कोई जजमेंट देता है तो उसके खिलाफ आप 226 में या 32 में नहीं जा सकते। तब कहां जा सकते हैं? जब आप नहीं जा सकते रिट में, तब आप रेमेडी कहां मिलेगी? वो रेमेडी मिलेगी आर्टिकल 136 में। तो अगर जहां जहां रेमेडी प्रोहिबिट की गई है, चाहे वो आर्टिकल 226 की रेमेडी हो या 32 की रेमेडी है, वहां कोई भी रेमेडी चाहे स्टैट्यूटरी हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल हो, वहां आप आर्टिकल 136 में जा सकते हैं। तो यहां जब हम आते हैं आर्टिकल 226 में, तो ये हम पाएंगे कि आर्टिकल 226 की वही पावर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट की हैं, एक्सेप्ट कि आर्टिकल 226 में
जो पावर है वो अपार्ट फ्रॉम दी फंडामेंटल राइट्स भी इन्वॉक हो जा सकती है। दूसरी आर्टिकल 226 की टेरिटोरियल लिमिटेशन होती है, उसी स्टेट में लागू हो सकता है 226 जहां पर हाई कोर्ट है जो उसकी जुरिडिक्शन में आते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि जुरिडिक्शन केवल रेमेडी के लिए होता है, रिलीफ के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि सबऑर्डिनेट कमीशन है, सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन इलाहाबाद में है, अब उसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, या सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन का ऑफिस इलाहाबाद में है, मगर एक आदमी सफर कर रहा है गाजियाबाद का, उसका सिलेक्शन सही नहीं हुआ, तो गाजियाबाद यूपी में हाई कोर्ट में, मान लीजिए कि वो दिल्ली में हो, तब क्या होगा? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट उसको रिलीफ दे सकती है, क्योंकि जो अग्रीव्ड है वो काज ऑफ एक्शन कहां राइज हो रहा है? काज ऑफ एक्शन राइज हो रहा है इलाहाबाद में, क्योंकि भले बॉडी इलाहाबाद में हो लेकिन जो उसका ग्रीवांस है वो अगेंस्ट द कमीशन है जो इलाहाबाद में स्थित है। ध्यान रखने की बात है कि किसी को भी रिलीफ 226 में दी जा सकती है जो टेरिटरी के बाहर का पर्सन है, लेकिन जो उसका ग्रीवांस है जो एराइज होता है वो उस बॉडी से होता है जो उस स्टेट में स्थित है। 226 में तो 226 में दो लिमिटेशन है। पहला तो एक अपनी टेरिटरी के बाहर हाई कोर्ट नहीं जा सकता, दूसरा जो मिलिट्री ट्राइब्यूनल है, जो ट्रायल होते हैं मिलिट्री में, उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस न तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है न तो हाई कोर्ट कर सकता है। 32-26 में केवल उसकी रेमेडी आपको मिलती है आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो स्पेशल लीव टू पिटीशन होती है। और जब आर्टिकल 226 की हम बात करते हैं तो ध्यान रखने की बात यह होती है कि आर्टिकल 226 इस कंटेक्स्ट में एक छोटा रेमेडी है 32 में, क्योंकि 32 की रेमेडी ऑल द नेशन होती है, पूरे कंट्री में होती है, और ऐसा कोई अपने पावर को यूज आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट नहीं कर सकता जो सुप्रीम कोर्ट के डिरोगेशन में होगी, आर्टिकल 32 के डिरोगेशन में होगी। अब ये जनरल बात हो गई आपको आर्टिकल 226 में, 227 में। अब देखिए क्या क्या रेमेडी होती है, ये मेंशन नहीं किया गया है, कि जो मेंशन किया गया है हमने बताया कि जो हाइबेस कॉर्पस, क्वो वारंटो, मंडेमस, ससुरारी, प्रोविशन, ये मेंशन किए गए हैं। और ये जो इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो आप मेंशन, ऐसा लगता है कि मेंशन करेंगे, लेकिन क्योंकि ये रेमेडी क्या है, इंक्लूडिंग रेमेडी है, मतलब इसके अलावा भी आपको रेमेडीज हैं, तो लिखा कि रेमेडीज इंक्लूडिंग रेमेडी इन अप्रोप्रिएट केसेस इंक्लूडिंग हाइबेस कॉर्पस, मैंडेमस एक्सेट्रा। तो ये रेमेडी इंक्लूड करती है अदर रेमेडीज के साथ। तो अगर मान लीजिए आपको रेमेडी चाहिए तो आपने नहीं लिखा हाइबेस कॉर्पस दीजिए, आप नहीं लिखा मैंडेमस दीजिए, तब भी हाई कोर्ट आपको रिलीफ देगा, क्योंकि हाई कोर्ट की पावर बहुत ब्रॉडर है। और हाई कोर्ट केवल जो इलीगल ऑर्डर है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, लोअर कोर्ट का जजमेंट है, उसको क्वेश्चन नहीं करेगा, बस कि उसको मोल्ड भी कर सकता है, आपको रिस्टेट भी कर सकता है। अगर आपको निकाल दिया गया गलती से तो ये नहीं कहेगी हाई कोर्ट कि आपको क्यों निकाल दिया गया है इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, बल्कि कहेगी इनको रिस्टेट करिए और इनका पिछला सारी तनख्वाह दी, बैक वेजेस दीजिए। तो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की पावर भी काफी ब्रॉड है, उन कंटेक्स्ट में भी जहां फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। तो इसका पर्पस क्या है 226 का? देखिए, कभी जब आप देखेंगे आर्टिकल 226 की पावर, या क्योंकि फंडामेंटल राइट तो 1950 से पहले था ही नहीं, इसके पहले फेडरल कोर्ट थी, इसके पहले प्रिवी काउंसिल थी, इनके पास रिट जुरिडिक्शन था। 1861 में जब इलाहाबाद, जब हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ, उसमें केवल 3 हाई कोर्ट थे, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, जिनके पास रिट जुरिडिक्शन था। बाकी जब नॉन प्रेसिडेंसी टाउन्स में हाई कोर्ट बना, पहला हाई कोर्ट बना अवध में, मतलब आगरा में, वही हाई कोर्ट शिफ्ट होकर इलाहाबाद में आया। तो पहला रिट जुरिडिक्शन जो मिला इलाहाबाद हाई कोर्ट को 1863 में, वो हाई कोर्ट्स एक्ट को जो इंप्लीमेंट किया गया, और धीरे धीरे करके कई कोर्ट्स आई और एक लेटर पैटर्न जारी किया गया था। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन पहले नहीं होता था, तो जो रेमेडी रिक्वायर्ड होती थी हाई कोर्ट्स को देता था, वो राजा देता था, इंपरर देता, किंग देता था, उसे कहते हैं लेटर पैटेंट। तो लेटर पैटेंट चाहे किसी कोर्ट को भी क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या रेमेडी होगी, वो एक पिटीशन के फॉर्म में, एक चार्टर के फॉर्म में क्राउन देता था। मगर आज जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया तो आप देखेंगे कोर्ट अब 2 तरह के कोर्ट हो गई।
एक तो चार्टर कोर्ट थी जो 1950 के पहले थी, जो क्राउन के चार्टर से काम करती थी, जो 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 क्राउन ऑर्डर करता था, जो क्राउन एप्लीकेशन देता था, लेटर पैटेंट से उसको कहते थे, वो काम कर। दूसरा 1950 में आया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। तो 1950 के बाद जो कोर्ट्स बने उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, क्योंकि दे हैव बीन क्रिएटेड एंड ऑपरेटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। इसके पहले की जो कोर्ट्स हैं उसे कहते हैं चार्टर कोर्ट्स। तो आप देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब पहले लाहौर हाई कोर्ट में था, लाहौर हाई कोर्ट, ये सब चार्टर कोर्ट्स थे। लेकिन जो कोर्ट्स इंडिया में आए आफ्टर पार्टीशन, क्योंकि कुछ तो पाकिस्तान में चले गए, जो इंडिया में आए, इंडिया में जो कोर्ट्स आए, जो हाई कोर्ट्स आए, वो भी उन्हें भी मान लिया गया दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। तो आज 1950 के बाद अब कोई डिस्टिंक्शन नहीं है चार्टर कोर्ट्स में और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में, दोनों एक जैसे हैं। तो एक ही तरीके कोर्ट काम करता, भले हाँ लेटर पैटर्न चूंकि अबॉलिश नहीं किया गया है इसलिए लेटर पैटर्न भी काम करता है। अभी आप जब देखेंगे सीपीसी में देखेंगे कभी कभी कन्फ्लिक्ट आता है लेटर पैटर्न को लेकर के, और सीपीसी में जो रूल फ्रेम होते हैं, जो हाई कोर्ट रूल फ्रेम करता है उसको लेकर के, लेकिन उसको हम अब डिस्कस नहीं करेंगे। केवल इतना ही समझिए कि भारत में एक जैसा हाई कोर्ट है, एक जैसा जुरिस्डिक्शन है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए तो राष्ट्रपति 2 स्टेट के लिए, 3 स्टेट के लिए, कभी किसी स्टेट के लिए एक ही हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकता है, या 2 यूनियन टेरिटरीज के लिए एक यूनियन टेरिटरी के स्टेट को मिलाकर के एक हाई कोर्ट अपॉइंट कर देगा। जब आगे आप देखेंगे इसको लेकर के तो इसमें तमाम प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, मगर हम यहाँ बात करते हैं केवल जुरिस्डिक्शन की। तो आर्टिकल 26 का जो 226 का जो जुरिस्डिक्शन है वो एक तरीके से कहते हैं प्रेरोगेटिव रिट्स। ये हाई कोर्ट का विशेषाधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है जो नीचे के कोर्ट को नहीं मिलता। अब डिस्ट्रिक्ट जज के पास कोई रिट या मैंडेमेंट इशू करने की पावर नहीं होती, क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है। और केवल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास ही, दैट इज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही केवल रिट या मैंडेमस हो, चाहे हैबेस कॉर्पस हो, इशू करने की पावर होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसका पर्पस क्या है, इसको 3 तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है, इसे कहते हैं प्रेरोगेटिव रेमेडी, जो किसी जमाने में किंग या क्वीन की बेंच के पास हुआ करती थी, जो हमने बारो किया है। दूसरा है, इसका फीचर है क्विक रेमेडी, क्योंकि ट्रायल फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, स्पीडी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इन्हीं चीजों को लेकर के रिट पिटीशन फाइल किया गया है। तो रिट पिटीशन का रिट का राइट दिया गया है आर्टिकल 226 में भी और 32 में भी। तो डिस्पोजल क्विक हो और रेमेडी जो स्पीडी हो, ट्रांसपेरेंट हो, और हर सिटीजन को, हर बॉडी को जो इंटाइटल्ड है फंडामेंटल राइट पाने के लिए, उसे वो राइट कम समय में, कम टेक्निकलिटी के साथ, टेक्निकलिटीज को खत्म करके, क्योंकि देखिए आर्टिकल 226 की खास बात यह है कि आर्टिकल 226 या इवन 32 में कोई टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं होती। आर्टिकल 226 में जब हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है, न तो सीआरपीसी से बाउंड होता है, न तो सीपीसी से बाउंड होता है, न तो किसी अदर रूल जो गवर्नमेंट फ्रेम करती है उससे बाउंड होता है। हाई कोर्ट को अपना रूल फ्रेम करने की खुद पावर होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास थी, और अपना रूल के तहत वो सुनवाई करता है, और कभी कभी बिना रूल फ्रेम किए भी सुनवाई कर सकता है। क्योंकि थीम क्या है, पर्पस क्या है? पर्पस है क्विक रेमेडी, मोस्ट स्पीडी रेमेडी, इफेक्टिव रेमेडी, और टू प्रोवाइड रिलीफ अगेंस्ट स्टेट, क्योंकि स्टेट बड़ा है, ये मुगल एम्पायर की तरह बड़ा है, इतना बड़ा होता है, इतना पावरफुल होता है, इसके खिलाफ कोर्ट के अलावा कोई आदमी कोई रेमेडी सीख कर ही नहीं सकता, चाहे फिजिकल पावर हो, चाहे वो जुडिशियल पावर हो। तो अब ये जब हम बात करते हैं 226 की इतनी इंपॉर्टेंट मैटर, तो हाई कोर्ट का पावर क्या है? नंबर 1, हाई कोर्ट को किसी तरीके की रिलीफ देने की पावर है 226 में, चाहे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो या अदर राइट का वायलेशन हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्टिकल 226 में चाहे फंडामेंटल राइट को देख रही हो या अदर राइट को देख रही हो, वो किसी भी लीगल रेमेडी से, प्रोसीजरल लॉ से, सीआरपीसी सीपीसी से बाउंड नहीं है, वो अपने तरीके से उस मैटर को डील कर सकती है, पार्टीज को मौका दे सकती है। तीसरा, जो ये रेमेडी होती है 226 में, वो हाई कोर्ट दे सकता है अगर कोई सिटीजन है
भले उसके हाई कोर्ट जुरिडिक्शन के बाहर हो, लेकिन अगर काज ऑफ एक्शन राइज हुआ है, उस बॉडी से राइज हुआ है, उस इंस्टीट्यूशन से राइज है जो उसके कोर्ट में सिचुएशन है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया, कमीशन का एग्जांपल मैंने दिया कि कहीं हर स्टेट में अलग अलग होती है, लेकिन सिलेक्शन अदर एरिया से करती है, अदर स्टेट से कर सकती है। जैसे यूपी में कोई आदमी अपेयर होता है यूपीएससी में स्पीशियस एग्जामिनेशन में, तो एमपी से बैठ सकता है, बिहार से बैठ सकता है। और अगर बिहार यूपी का कमीशन डिस्क्रिमिनेशन करता है, अपने राइट को ठीक से, अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी को ठीक से नहीं निभाता, तो एमपी का आदमी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट जुरिडिक्शन का यूज कर सकता है, भले वो एमपी बनाता है। लेकिन ग्रीवांस कहाँ हुई है, तो मटेरियल क्या है, ग्रीवांस कहाँ काज होती है, उसी जगह काज ऑफ एक्शन राइज होता है, उस हाई कोर्ट में आ सकता है, भले जो अफेक्टेड पर्सन है उस टेरिटरी के बाहर रहता हो, उस स्टेट के बाहर रहता हो जहां पर हाई कोर्ट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्टिकल 226 की जो रेमेडी होती है, जो फॉर वायलेशन ऑफ अदर लीगल राइट्स है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट नहीं। देखिए, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन है तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, आर्टिकल 32 हो, 226 में उसके पास कोई डिस्कशन नहीं है, उसे सुनना ही सुनना है, जितनी जल्दी हो सके विदाउट डिले सुनना है, इफेक्टिवली सुनना है और रिलीफ देनी है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट के अलावा किसी राइट का वायलेशन है, जैसे आर्टिकल 226 में, तो हाई कोर्ट उसे सुनने के लिए बाउंड नहीं है। तो ऐसी रेमेडी जहां फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होता है, वो हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी रेमेडी है, मना भी कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट समझती कोई फायदा नहीं है तो उसे सुनने से मना कर सकती है। तो ये डिस्कशन यूज करता हाई कोर्ट। जैसे मान लीजिए आप बहुत देर से आए हैं, डिले कर दिया है, लैचेज है, आपको अल्टरनेटिव रिलीफ कहीं मिल सकती थी, तो हाई कोर्ट कहेगा भाई पहले आप वहां जाइए जहां आप रिलीफ, आप वहां, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट में सीधे आ गए, सर्विस का मैटर है, तो कोर्ट कहेगा ट्राइब्यूनल में आप गए थे नहीं गए थे, तो अल्टरनेटिव रेमेडी जहां होती है वहां भी हाई कोर्ट शर्क करता, बचाता, अवॉइड करता है सुनवाई करने से और रिलीफ देने से। इसलिए अगर हाई कोर्ट के पास कोई रेमेडी है, लेकिन जो रेमेडी होनी चाहिए पैरेलल होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ऐसी रेमेडी हो जहां 10 साल लग जाए, जहां साल भर लग जाए, और हाई कोर्ट अगर आता तो शायद 10 मिनट 10 दिन लग जाता। तो हाई कोर्ट 226 में कहता है डिस्कशन यूज करेगा जो रेमेडी अल्टरनेटिव हो, वो इफेक्टिव रेमेडी हो, एफिकेशियस हो और टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल ना हो, उसको वही रेमेडी अल्टरनेटिव फोरम दे जो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में दे सकती है। चौथा पॉइंट है, जैसा मैंने बताया आपको कि आर्टिकल 226 में जो लिखा गया है, रिट्स इन द नेचर ऑफ, अब देखिए ये रिट नहीं लिखा गया है, रिट की पावर आपको है, रिट्स इन द नेचर ऑफ, किसके नेचर में, हाइबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ससुरारी, प्रोविजन एटसेट्रा, और इन द नेचर ऑफ और एनी फॉर्म ऑफ अदर ग्रीवांस। तो कोई भी अदर लीगल राइट के वायलेशन में किसी तरीके का ग्रीवांस होता हो जो रिट के नेचर में, जो इनके नेचर में हो सकता है, किसी नेचर में हो सकता है, तो वो हाई कोर्ट उस पर रिलीफ दे सकती है, उसको डिटेन कर सकती है। और पांचवा पॉइंट है कि हाई कोर्ट जो रिलीफ देती है वो चाहे एनी पर्सन और अथॉरिटी, नॉट ओनली सिटीजन्स, पर्सन और अथॉरिटी। तो अभी हम देखेंगे, जस्ट आप उस पॉइंट पे आ रहे हैं, कितनी तरीके की रीट होती है। तो पर्सन और अथॉरिटी 5 तरीके की रीट होती है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि देखिए पहला तो है हाइबियस कॉर्पस। तो हाइबियस कॉर्पस हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 की रेमेडी होती है हमेशा, हाइबियस कॉर्पस जो होता है हमेशा अगेंस्ट फंडामेंटल राइट होता है, और आर्टिकल 21 में होता है, क्योंकि आर्टिकल 21 में आपको दिया गया राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अगर किसी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है विदाउट लॉ, इलीगल तरीके से, जैसे सेक्शन 46 में प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट दिया गया है सीआरपीसी में, अगर उस प्रोसीजर के अलावा किसी को अरेस्ट करती है तो हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट की वायलेशन, हाइबियस कॉर्पस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। दूसरा है, अगर आर्टिकल 21 में 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट। तो हाइबियस कॉर्पस जो रेमेडी होती है वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में होती है। इसका मतलब होता है, हाइबियस कॉर्पस मतलब होता है प्रोड्यूस ए पर्सन इन द बॉडी लाइव और डेड, किसी आदमी को आप जिंदा मुर्दा हमारे सामने प्रेजेंट करिए ताकि कोर्ट समझ सके उसके साथ क्या हुआ है। इस तरीके के मामले हमेशा हाई कोर्ट में आते रहते हैं। लड़कियों को किडनैप करने का मामला है, बिना पेरेंट की मर्जी की शादी करने का मामला हो,
हिंदू मुस्लिम की शादी है तो पेरेंट जो है धमकाते हैं, मार देंगे या उसको कमरे में बंद कर देते हैं, तो रेमेडी सीख करने का राइट होता है उनको, जिनका राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ को खतरा होता है। तो जब आपने देखा कि हैबियस कॉर्पस में जब राइट टू लाइफ और लिबर्टी खतरा पैदा हो, तो जो आदमी जेल में है जिसका बंद वो कैसे आएगा? तो इसका अर्थ यह हुआ कि हैबियस कॉर्पस की रेमेडी केवल वही नहीं सीख कर सकते जो अग्रीव्ड है, बल्कि उनके अलावा भी थर्ड पर्सन भी कोर्ट में जाकर के उनके लिए रेमेडी सीख कर सकता है। जिससे अभी आप देखेंगे कि दो रेमेडी ऐसी है, एक तो हैबियस कॉर्पस की, दूसरा को वारंटो की, जिसमें किसी पर्सन को वारंट जारी किया जाता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं, आपका तो लीगल अथॉरिटी ही नहीं है। तो उस व्यक्ति के अलावा खुद जो अग्रीव्ड है उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन भी कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 226 की रेमेडी को सीख करने के लिए। तो दो रेमेडी होती है, हैबियस कॉर्पस, दूसरा क्वो वारंटो। किसी तरीके का हो मैटर, वहां पर थर्ड पर्सन भी कोर्ट में जा सकता है। अभी आप देखेंगे कि आर्टिकल 32 में 226 में पीआईएल का कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ है वो जनरली हैबियस कॉर्पस से डेवलप हुआ है। आर्टिकल 21 के वायलेशन डेवलप हुआ है, इसलिए हमने कहा कि आर्टिकल 32 को भी छोड़ देते हैं, जब फंडामेंटल राइट पर आएंगे तब बताएंगे। तो जो एक तो हैबियस कॉर्पस हो गया। हैबियस कॉर्पस क्या खास बात हो गई? नंबर 1, ये इशू होता बाय द कोर्ट, बाय द हाई कोर्ट व्हेन देयर इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21, when a person is arrested under preventive detention, और ये कोई पर्सन भी किसी को किडनैप कर लेता है, कमरे में बंद कर देता है, जिससे उसकी लाइफ को हर्ट होता है, तो ये यूज होती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रेमेडी कोई थर्ड पर्सन भी सीख कर सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक और जोड़ सकते हैं आप, क्योंकि आर्टिकल 32 आपने पढ़ाया नहीं आपको, कि अगर आप, जब हमने डिस्कस किया था जुरिसडिक्शन को, तो हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 226 और 32 की रेमेडी पैरेलल रेमेडी है, एक कंकरेंट रेमेडी है एज फार एज फंडामेंटल राइट इज कंसर्न्ड। तो जब कंकरेंट रेमेडी हो गई और एक बार आप 226 में चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों की रेमेडी बराबर है। या 32 में चले गए तो 226 में नहीं आ सकते। लेकिन हैबियस कॉर्पस इसका एक्सेप्शन है। हैबियस कॉर्पस में 226 में अगर आपको रिलीफ नहीं मिली, तो आप इस फिर दूसरा रिट पिटीशन आर्टिकल 32 में दायर कर सकते हैं। किसी और तरीके की रिट में ये रिलीफ आपको नहीं मिलती, रेमेडी आपको नहीं मिलती, क्योंकि अगर 226 में कोई जजमेंट, ऑर्डर या डायरेक्शन कोर्ट ने दे दिया है, तब वो आपका रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है। फिर आप रिट में फंडामेंटल राइट के मामले में कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर नॉन फंडामेंटल राइट है तो जा सकते हैं केवल अपील के केस में। ये था हैबियस कॉर्पस। और इसका पहला मामला आया था सुनील बत्रा के केस में। सुनील बत्रा के दो केस थे, पहला केस था, दूसरा केस था, जेल में बंद था, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि रिट पिटीशन जो जेल में बंद है वही नहीं, बल्कि उसका कोई पड़ोसी, उसका कोई दोस्त, उसका कोई मित्र भी फाइल कर सकता है। ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर हमेशा याद रखिएगा आप हैबियस कॉर्पस के। दूसरा आता है मैंडेमस। मैंडेमस क्या होता है? मैंडेमेट इट इज इन द फॉर्म ऑफ कमांड, किस कमांड ऑफ द कोर्ट, सुपीरियर कमांड ऑफ द कोर्ट। जैसे देखिए ऑस्ट्रेलिया कहता है लाई द कमांड ऑफ सॉवरेन, तो यहाँ सॉवरेन नहीं, यहाँ कोर्ट की कमांड है। इसका लगभग वही स्टेटस है जो सॉवरेन का होता है। तो ये जुडिशियल सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है ये, कि क्योंकि कोर्ट अपने टेरिटरी में, चाहे 226 में फंडामेंटल राइट हो चाहे नॉन फंडामेंटल राइट हो, रूल करता है, न्यायिक अथॉरिटी है सबसे बड़ी, इसलिए इसे कहते हैं मैंडेमस, कमांड करना। क्या कमांड करता है? कमांड देता है। नंबर 1, जो कमांड देता है, जो ऑर्डर या रिट दे, वो किसी अनलॉफुल एक्ट के लिए हो, वो चाहे एक बार हो रहा हो, चाहे 2 बार हो रहा हो, या परपेचुएट कर रहा हो, कोई भी ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट या अनलॉफुल एक्ट विच इज कमिटेड बाय एनी अथॉरिटी, एनी पर्सन, मैंडेमस कैन बी सूट अगेंस्ट द पर्सन एंड अगेंस्ट द अथॉरिटी। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो, चाहे जुडिशियल अथॉरिटी हो जैसे सिविल कोर्ट हो, चाहे कोई जुडिशियल अथॉरिटी हो, मैंडेमस कैन बी इशूड। दूसरा पॉइंट है कि जो मैंडेमस इशू होता है वो चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो, इवन अगर नॉन गवर्नमेंट बॉडी भी है, लेकिन वहां जो अथॉरिटी है स्टैट्यूटरी है
या सरकार, जैसे मान लीजिए कि आप कंपनी में देखेंगे, कंपनी का लिक्विडेशन होता है या कंपनी को डायरेक्टर से हटाया जाता है, उसमें कंपनी में गवर्नमेंट भी डायरेक्टर अपॉइंट करती है। तो जब अपॉइंटमेंट डायरेक्टर से गवर्नमेंट करती है, या लिक्विडेशन के केस में जब कंपनी बंद होने लगती है तो लिक्विडेटर का अपॉइंट गवर्नमेंट करती है। तो ऐसे केसेस में कंपनी प्राइवेट बॉडी भले ही हो, लेकिन अगर लिक्विडेटर हु इज द पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक पर्सन, अगर कोई अपनी जो उसका ड्यूटीज हैं उसको डिस्चार्ज करने में कोई लैकुना, कोई कोताही करता है, कोई नेग्लिजेंस करता है, कोई साइड ट्रैक करता है, तो दूसरा पॉइंट समझिए कि पहला पॉइंट क्या है, इट कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी अथॉरिटी और एनी पर्सन। दूसरा, जो पर्सन अथॉरिटी हो किसी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी से बाउंड हो, जिसे परफॉर्म न कर रहा हो। तीसरा है, इट कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट बॉडी, सेमी गवर्नमेंट बॉडी और इवन प्राइवेट बॉडी वेयर द अपॉइंटीज, वेयर द पर्सन इज, वेयर द इंचार्ज या ऑफिसर इज पब्लिक पर्सन और उसे पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए डिप्यूट किया गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और चौथा पॉइंट यह है कि जो मैंडेमस है, मैंडेमस केवल ऑर्डर पॉजिटिव नहीं हो सकता बल्कि निगेटिव हो सकता, मतलब टू फॉर और फॉरबियर, आप ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो कोई पार्टिकुलर अगर स्पेसिफिक एक्ट है नहीं परफॉर्म कर रहा है तो कोर्ट, जैसे नाली नहीं साफ करा रहा है, मान लीजिए नगर पालिका का चेयरमैन है तो कहें नाली साफ कराइए, सड़क बनवाइए, आपकी ड्यूटी है, क्यों नहीं कर रहे हैं। और या जैसे मान लीजिए किसी घर तोड़ रहे हैं तो कोर्ट कह सकती है क्यों तोड़ रहे हैं घर, तुरंत रोक दीजिए। तो ये इमीडिएट रेमेडी होती है, इसलिए इसकी लीगलिटी तो जब डिसाइड कोर्ट में होती है, कोर्ट को ये पावर है कि फॉर द टाइम बिंग आपको वो रिलीफ दे सकती है, चाहे वो बाद में इलीगल ही डिक्लेयर क्यों ना हो जाए। तो एक तरीके से देखा जाए ये रेजिडरी पावर है, कोर्ट को दी गई है, जो पावर स्टैट्यूटरी लोगों को दी जाती है, चाहे नगर पालिका के हो चाहे गवर्नमेंट बॉडीज के हो। उसके अलावा ये हाई कोर्ट को पावर दी गई है, वो किसी अथॉरिटी को कंपेल कर सकता है कि जो स्टैट्यूटरी ड्यूटी है वो निभाए, या जो नॉन स्टैट्यूटरी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसे न करे और कोई लीगली कमिट न करे। तो ये कोर्ट को पावर हो सकती है, और निगेटिव पॉजिटिव दोनों फॉर्म में ये हो सकते हैं, इसमें कोई खास बात और नहीं है। तो मंडेमस कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम ऑर्डर है, जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ट्राइब्यूनल, सेमी कोर्ट सभी के खिलाफ जारी हो सकता है जो इलीगलिटी और या अनकॉन्स्टिट्यूशनली कमिट कर रहे हो, बशर्ते को ड्यूटी पब्लिक नेचर की हो, प्राइवेट नेचर की न हो, क्योंकि प्राइवेट बॉडी के खिलाफ आप जानते हैं ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई नहीं करता। इसलिए किसी चाहे वो स्टैट्यूट इन्वॉल्व हो, जैसा मैंने बताया आपको कंपनी के केस में लिक्विडेटर भले कंपनी प्राइवेट हो, लेकिन वहां अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द गवर्नमेंट, और उसे जो ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है फाइनेंशियली वो पब्लिक ड्यूटी होती है, घपला न करने की होती है। वो या तो ठीक से नहीं कर रहा है, या मना कर रहा है, या कर रहा तो गलत ढंग से कर रहा है। इन सब चीजों में हाई कोर्ट की बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत ब्रॉड पावर होती है, और अपनी लीगल राइट, स्टैट्यूटरी राइट या स्टैट्यूटरी ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का वायलेशन करने के लिए उसे कंपेल किया सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पांचवा जो भी हो, कि ये राइट किसको है, ये राइट उसी को है जिसके राइट का वायलेशन हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि मंडेमस कैन बी पिटिशनड ओनली बाय द अग्रीव्ड, इसमें कोई थर्ड पर्सन पिटीशन फाइल नहीं कर सकता। और जो ड्यूटी होनी चाहिए, पांचवा पॉइंट जोड़ सकते हैं, जो ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो, स्टैट्यूटरी हो, लीगल हो, वो ड्यूटी एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कंपेलिंग होनी चाहिए, ऑप्शनल ना हो। मतलब ऐसा ना लिखा हो सरकार चाहे माने चाहे ना माने। जैसे मान लीजिए सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट करना आपको या टर्मिनेट करना है तो कंसल्टेशन करना पब्लिक सर्विस कमीशन से, तो पब्लिक सर्विस कमीशन से करना, ये आपका अपॉइंटमेंट हो गया, वो कंसल्ट करे ना करे, अगर आपके ऊपर चार्ज लगा दिए गए हैं तो आपको कोई राइट नहीं है कि आप पिटीशन करें कि सरकार जरूरी रूप से कंसल्ट करे पब्लिक सर्विस कमीशन को। ये प्रिविलेज गवर्नमेंट का है, वो चाहे करे चाहे ना करे। इसी तरीके जैसे मान लीजिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि जहां ऑप्शनल ना हो, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टेरियल हो, नीचे कर्मचारी के खिलाफ आप मैंडेमस नहीं कर सकते। जैसे अब जो ऑफिसर्स होते हैं किसी ऑफिस के, चाहे नगर पालिका के हो चाहे कोई पब्लिक अथॉरिटी को हो, उनका जो सुप्रीम पर्सन, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का हो, जो सुप्रीम पर्सन होता है उसके खिलाफ मैंडेमस जारी होता है। बाबू के खिलाफ
रजिस्ट्रार के खिलाफ कोई मंडेमस जारी नहीं होता, जो भी भले उनको पार्टी बना दीजिए, लेकिन जो जारी होगा वो सुप्रीम अथॉरिटी जो उस इंस्टीट्यूशन की होगी उसके खिलाफ ही जारी होता है, फिर अपने तरीके से वो मैनेज करता है। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्शन ड्यूटीज होती हैं, जो ड्यूटीज इलेक्शन 1951 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में दी गई हैं, उनमें जो आपकी ड्यूटी इलेक्शन की होती है, इलेक्टोरल ड्यूटी होती है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई इस तरह रिट नहीं हो सकती है। इलेक्टोरल प्रोसेस जब तक चल रहा है तब तक। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद दिया गया है 1951 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में दिया गया है, 78 में दिया गया है कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं खत्म करने के बाद। तो ये चाहे वो गवर्नमेंट से, मतलब कोई इसमें जैसे जोगिंदर सिंह कुमार का केस था, जोगिंदर सिंह वर्सेस छठा पंजाब का केस था, 1984 का केस था, इसमें क्लियर किया गया है कि अगर गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन को कंसल्ट करने फेल हो जाती है तो आपका राइट नहीं है। आपका राइट केवल अपॉइंटमेंट का राइट है। अगर आप अपॉइंटमेंट में इलीगलिटी है या आपके परफॉर्मेंस कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करा ऑफिसर, तो केवल तभी आप मंडेमस में जा सकते हैं। और जैसे प्रागा टूल कॉर्पोरेशन वर्सेस इमैनुअल का केस था 1969, जिसमें कहा गया कि केवल उन्हीं को मंडेमस इशू हो सकता है जिनकी ड्यूटी पब्लिक होती है, ऑफिशियल होती है। प्राइवेट ड्यूटी अगर होती है तो इसके लिए कोई रिट मंडेमस की जारी नहीं हो सकता है, जब तक कि प्राइवेट बॉडी में कोई पब्लिक का अपॉइंट, पब्लिक पर्सन, पब्लिक के बिहाफ से, इंस्टीट्यूट से कोई ऑफिसर अपॉइंट न किया जाए। तो ये हमने ये देखा कि ये न तो कोर्ट है न तो रिवीजन है, ये डायरेक्टली पिटीशन है। सीधे सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। जिसके पास राइट है, जिसका राइट वायलेट हुआ है, वो कोर्ट में जा सकता है। और अगर राइट वायलेट करने वाला सरकार हो या कोई किसी इंस्टीट्यूशन का हेड हो। देखिए, अब जैसे आर्टिकल 13 में जो दिया गया है लॉ मेकिंग पावर है, वो भी स्टेट है, तो उसके खिलाफ भी जा सकता है। और इसलिए मंडे में देखिए, जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, विधानसभा है, उनके खिलाफ कभी आप मंडेमस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं। और जो मंडेमस होता है उसका नेचर केवल एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, सेमी एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। तो कोसाई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में ट्राइब्यूनल के खिलाफ तो आप मंडेमस यूज कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के दो बातों में आप मंडेमस यूज नहीं कर सकते। नंबर 1 कि पार्लियामेंट कोई लॉ क्यों नहीं बना रही है, तो आप ये नहीं, कोर्ट को ये पावर नहीं कंपेल करने के पार्लियामेंट लॉ बनाए। या दूसरा, लॉ बनाकर पार्लियामेंट इन्फोर्स नहीं कर रही है, तो ये भी पावर मंडेमस में कोर्ट को नहीं होती, हाई कोर्ट को, वो डायरेक्शन इशू करे कि आप इसको इन्फोर्स करिए। क्योंकि लॉ मेकिंग प्रोसेस में आप जानते हैं, लॉ मेकिंग प्रोसेस एक चीज है, लॉ का इन्फोर्समेंट दूसरी चीज है। किसी भी बिल की वैल्यू भले प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया हो, लीगल फ्रेमवर्क में तभी वो आएगी जब वो इन्फोर्स हो जाए। तो इन्फोर्समेंट पावर की जो पावर होती है वो गवर्नमेंट की होती है। जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक उसका इन्फोर्समेंट नहीं होता। और कंपेल करके हाई कोर्ट से कोई पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता कि सरकार ये लॉ क्यों नहीं बना रही है या इसको इन्फोर्समेंट क्यों नहीं कर सकती है। क्योंकि देखिए, आर्टिकल 17 में जब आप देखेंगे तो उसमें पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए कंपल्सन है, मगर आज तक ऐसी नौबत नहीं आई है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो पार्लियामेंट को के खिलाफ मंडेमस जारी करने की पावर हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को नहीं होती। तीसरी रेमेडी होती है सर्सोरारी का। सर्सोरारी का मतलब होता है टू इन्फॉर्म, लैटिन वर्ड से यूज हुआ है। सर्सोरारी लैटिन वर्ड से आया है, रोमन एम्पायर में बहुत यूज होता था वर्ड ये। इसके बाद इसको इनहेरिट किया है ब्रिटेन ने, ब्रिटेन से आ गया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब होता है इन्फॉर्म करना। क्योंकि जो ये पहले राजा होता था, रायल की कोर्ट होती है, वो नीचे की कोर्ट से कुछ भी डिमांड कर सकती थी। कोई डॉक्यूमेंट मंगा सकती थी, कोई ऑर्डर मंगा सकती थी, प्रोसीडिंग्स को मंगा सकती थी कि आप कैसे काम कर रहे हैं। तो ये जो सरसरारी है, जैसे मैंने कहा, मंडेमस किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पार्लियामेंट के खिलाफ यूज नहीं हो सकती, ऐसे सरसरारी भी पार्लियामेंट के खिलाफ यूज नहीं हो सकती। ये इसका जो सरसरारी का नेचर है क्या है, ये कोसाई जुडिशियल है। जहां हमने देखा था कि मंडेमस का नेचर एडमिनिस्ट्रेटिव था, ऑर्डर करने का था, वहां पर एक सरसरारी का नेचर कोसाई जुडिशियल है। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई कोर्ट या ट्राइब्यूनल में मैटर हो, वो ठीक से काम नहीं कर रहा हो, तो उसके खिलाफ सरसरारी जारी कर सकता है हाई कोर्ट कि आप बिहेव प्रॉपरली,
बिहेव प्रॉपरली तो नहीं कर सकते, ये टू करेक्ट द जजमेंट, टू करेक्ट द प्रोसीडिंग्स, ये करेक्टिव नेचर का होता है। और ये आप देखेंगे ये जो ससुरारी है ये इतना ब्रॉड होता है कि इट कैन बी सूट अगेंस्ट इवन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी मतलब होता है कोर्ट, कोसाई जुडिशियल बॉडीज एंड देयर ऑफिसर्स, और देयर ऑफिसर्स स्टैट्यूटरी बॉडीज हो, कारपोरेशंस हो या कंपनीज हो, जैसे मैंने बताया आपको, जो सरकारी कंपनी हो, गैर सरकारी कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, और या प्राइवेट पर्सन्स हो जिसमें पब्लिक, जिनको पब्लिक ड्यूटी निभाने की ड्यूटी दी गई है, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म, वो ठीक से बिना सुनवाई किए, जैसे एक क्रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में अगर आपने पढ़ा हो, 1970 का केस है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का केस है। इसमें फॉरेस्ट ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हुआ था, आईएफएस का या पीसीएस स्टेट सर्विस अपॉइंटमेंट हो रहा था, और जो कमेटी थी, जो सिलेक्शन कमेटी थी, उसमें उसी को बैठा दिया गया जो कैंडिडेट था। जब वो सिलेक्शन हो गया, उसे कहा चलो तुम बैठो। तो सुप्रीम कोर्ट ये क्या हो रहा है, या जैसे मान लीजिए मेरे बेटे का अपॉइंटमेंट होना, मैं बैठ जाऊं, तो ये कोर्ट कहेगा आप क्या कर रहे हैं, ससुरारी, ये इरेगुलरिटी हुई, इलीगलिटी हुई। तो ऐसे लीगलिटीज को, इलीगलिटीज को करेक्ट करने के लिए हाई कोर्ट 226 में ससुरारी जारी करता है। तो मैंडेमस ससुरारी डिफरेंस क्या है, मैंडेमस एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है, ससुरारी कोसाई जुडिशियल नेचर का है, और ये अगेंस्ट द कोर्ट, सिविल कोर्ट, अगेंस्ट लेजिस्लेचर, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ससुरारी जारी हो सकता है। उनके जो फेलिसिटीज हैं, उनकी रेगुलरिटीज को करेक्ट करने के लिए ये जारी किया जा सकता है। यहां तक कि डिसमिस भी कर सकता है, डिसमिस ऑर्डर को क्वेश्चन कर सकता है, या रिस्टेट भी कर सकता है विद बैक बेजेस, उनको एरियर वगैरह भी दे सकता है। काफी वाइड पावर होती है ससुरारी की, लेकिन होती है जुडिशियल नेचर की पावर। अब ग्राउंड क्या होते हैं, आप देखेंगे जनरली जो ग्राउंड्स होते हैं वो उसको फ्रेम किया गया है, मेंशन किया गया, गुजरात स्टील ट्यूब्स वर्सेस मजदूर सभा, 1980 का केस है। इसमें कहा गया है, और ही केसेस है, लेकिन मोस्टली पहली चीज क्यों कब फ्रेम होती है, कब इशू होती है, जब लाइक कोई भी अथॉरिटी, जो कोसाई जुडिशियल अथॉरिटी हो, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो, जुरिडिक्शन के बिना काम करती है, या अगर जुरिडिक्शन है तो उसको एक्सरसाइज नहीं करती प्रॉपर तरीके से, या मना कर देती, कहते हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। दूसरा, अगर अपनी जुरिडिक्शन ज्यादा प्रयोग करती है, जो जैसे मान लीजिए सीपीसी में है, तो सीपीसी में कोई भी मैटर अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो लोअर कोर्ट में जाना चाहिए, लेकिन ऊपर कोर्ट इंटरवेन कर रही है या लोअर कोर्ट मना कर रही है, तो ऐसे केसेस में लैक ऑफ जुरिडिक्शन हो तब, और लैक ऑफ जुरिडिक्शन होने के बाद भी कोर्ट पावर एक्सरसाइज कर सकता है, कोर्ट या ट्राइब्यूनल, या अपनी जो अथॉरिटी है उसको डिक्लाइन करता है परफॉर्म करने के लिए जो उसको दी गई है, या अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जाकर के यूज करता है। उसका जुरिडिक्शन है, मान लिया कोई कोर्ट का जुरिडिक्शन है प्रतापगढ़, तो कहती जौनपुर कोर्ट, जौनपुर वाले को हम एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन। तीसरा है अब्यूज ऑफ जुरिडिक्शन, अपनी जुरिडिक्शन को मैलाफाइड अब्यूज कर सकते हैं, जुरिडिक्शन के नाम पर किसी को पनिश कर सकते हैं, पनिश करते हैं, अक्सर होता है, इसे कहते हैं मैलाफाइडी, जजमेंट के नाम पर किसी को हारस कर दिया। और चौथा है वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, बिना सुनवाई दिए किए हुए किसी को अगर आप जजमेंट दे देते हैं, उसकी पीठ के पीछे कोई जजमेंट दे देते हैं। और पांचवा है एरर ऑफ लॉ अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, अगर देखने से लगता है कि लीगल है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, तो ससुरारी जारी हो जाती है। तो ये 5 ग्राउंड है जिसमें ससुरारी इशू होती है। और जो एकदम क्लियर है कि आपने लॉ का मिसयूज किया है, लॉ को फॉलो नहीं किया है, जुरिडिक्शन से ज़्यादा यूज किया है, जुरिडिक्शन एक्सरसाइज नहीं किया है, मैलाफाइड यूज किया है, और गलत लॉ को गलत तरीके से यूज किया है, चाहे वो फैक्ट हो चाहे वो लॉ हो, दोनों ही केसेस में ससुरारी की पावर हाई कोर्ट को होती है। इसी से मिलती जुलती पावर होती है, वो है प्रोविजन। तो प्रोविजन और ससुरारी में कोई अंतर नहीं होता, प्रोविजन ससुरारी में केवल इतना अंतर होता है कि सब एक ही चीज है, केवल ये होता है कि ससुरारी में हाई कोर्ट हैज पावर टू करेक्ट इट। तो अगर जजमेंट दे भी दिया गया है लोअर कोर्ट ने या ट्राइब्यूनल ने
या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने, तब भी कोर्ट इंटरटेन करेगा, उस जजमेंट को क्वेश कर देगा और सही जजमेंट देगा या कहेगा इसको ठीक से डिसाइड करिए। लेकिन प्रोहिबिशन के केस में एक लिमिटेशन यह है कि जुरिसडिक्शन में केवल उस प्रोसीडिंग्स को प्रोहिबिट कर सकती है, रोक देती है कि आगे आप काम नहीं करेंगे, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। और बाकी दोनों में कॉमन है। अभी इसके बाद आप देखेंगे कि आता है को वारंटो। मैंने को वारंटो बताया। को वारंटो मीन्स जब किसी का अपॉइंटमेंट इलीगल तरीके से होता है, जैसे यूनिवर्सिटी में हो जाए, कॉलेज में हो जाए, तो आदमी कोर्ट चला जाता है कि साहब देखिए हमारा अपॉइंटमेंट गलत किया है, हमारा नंबर इतना ज़्यादा था, बल्कि अपॉइंट कर लिया है दूसरे नंबर को। या तो जब कोई पोस्ट होल्ड करता है तो ये को वारंटो का रिट पिटिशन अग्रीड पर्सन या अग्रीड के बिहाफ से कोई थर्ड पर्सन इंटरटेन कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, पिटिशन फाइल कर सकता है। तो ये को वारंटो भी थर्ड पर्सन इंटरटेन कर, मतलब पिटिशन मेंटेन कर सकता है। तो जो पिटिशन फाइल होता है, जो को वारंट होता है, वो किसके लिए होता है? वो पोस्ट सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस होना चाहिए और परमानेंट नेचर होनी चाहिए। अडाक पोस्ट के लिए कोई को वारंट जारी नहीं होता। वो अपॉइंटमेंट भले टेम्परेरी हो लेकिन पोस्ट परमानेंट नेचर की हो। तो सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस हो और परमानेंट नेचर की पोस्ट हो और उसमें गलत तरीके से, इलीगल तरीके से किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया गया है जो डिजर्व नहीं करता और बिना किसी लीगल अथॉरिटी के, बिना लीगल टाइटल के या कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन करके उसे अपॉइंट कर दिया गया है, तो इसे चैलेंज किया जा सकता है को वारंटो के केस में। जैसे मान लीजिए को वारंटरी कैन बी इशूड इवन अगेंस्ट द हाई कोर्ट जजेस। एक बार ऐसा हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में क्रैश कर दिया गया है। तो जो को वारंटो होता है ये बड़ी पावर होती है, क्योंकि पोस्ट होल्ड करने की पावर होती है, इसलिए हाई कोर्ट की पावर इसमें ज्यादा होती है। तो ये जो को वारंटो की पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल होल्डर्स होते हैं, जो लीगल होल्डर्स होते हैं पोस्ट के, उनके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एडवोकेट जनरल हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर हुआ, ऑफिसर्स हुए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन हुआ, मेंबर हुए, या लोकल बॉडी कोई और हुई, पंचायत हुआ, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स हुए, चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे नीचे का कोई आदमी हो, जो भी गलत अपॉइंटमेंट जिसका होगा, चाहे वो टीचर हो, उनके खिलाफ को वारंट ऑफ जारी होगी। लेकिन ध्यान रहे, इसमें भी प्राइवेट स्कूल का जो मैनेजमेंट है, जो स्टाफ है, उसके खिलाफ कोई को वारंट जारी नहीं होती, क्योंकि को वारंट जारी होने के लिए जरूरी है कि पब्लिक ऑफिस की पोस्ट हो, परमानेंट नेचर की पोस्ट होने के साथ साथ वो पोस्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो या लीगल पोस्ट हो, लेकिन प्राइवेट नेचर की पोस्ट न हो। अब यहां पर जो रिट के चीजें मैंने बताई आपको रिट के बारे में, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, जिसके बिना ये मुझे लगता है अधूरा रह जाएगा, वो है आर्टिकल 227 में। तो आर्टिकल 227 में क्या है? आप देखें कि आर्टिकल 226 में रिट इशू होता है। तो रिट कौन इशू करता है? रिट कौन, पिटिशन कौन फाइल करता है? कोई इंडिविजुअल करता है, अग्रीव्ड हो या हाइबियस कॉर्पस या हाइबियस कॉर्पस या को वारंट केस में कोई थर्ड पर्सन हो। इसके अलावा एक रेमेडी और भी आती है जो आप देखेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक 226 के बाद दी गई है, वो है आर्टिकल 227 में, वह पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। तो अब ये तो रिलीफ देने की पावर हो गई। ये क्या होता है? सुपरिटेंडेंस क्या होता है? सुपरिटेंडेंस एक तरीके से कोसाई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है। तो जो हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में, मतलब एक स्टेट में जितनी कोर्ट्स होते हैं, जितने सिविल कोर्ट्स हों या ट्राइब्यूनल्स हों, ध्यान रखिएगा, ये जो अभी हमने देखा कि जो रिट की पावर होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, पोस्ट होल्डर्स हो, सिटीजन्स हो, सब पर लागू होती है। लेकिन आर्टिकल 227 में की जो रिट होती है वो या तो अगेंस्ट द कोर्ट होगी या अगेंस्ट ट्राइब्यूनल होगी, और इसे लेके भले कोई आए। तो जब ये सुपरिटेंडेंस में सुपरविजन की पावर है, जनरल सुपरविजन की पावर होती है हाई कोर्ट को अपने, जैसे मान लीजिए कि हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के वकील कैसे प्रैक्टिस करेंगे,
उनकी क्या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्लर्क क्या रोल होगा, कैसे समन जारी होगा, ये बहुत सारी चीजें होती है जो 226(7) में आती है। रोजमर्रा की जो प्रोसीडिंग्स होती है उनके बारे में कैसे रिकॉर्ड कोर्ट रखेगा, कहेगा भाई हर डे की प्रोसीडिंग्स आप रखिए, रोज सुनवाई करिए, ये कहते हैं रेगुलेशन। तो प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करने की पावर होती है अंडर आर्टिकल 227 में। इसमें भी पावर लगभग वही होती है जो 227 में होती है, मगर अंतर क्या होता है? जो अंतर होता है, जिसके देखिए बहुत दिन से कंफ्यूजन था, अल्टीमेटली एक केस आया था राधेश्याम वर्सेस छविनाथ का, इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखना है। राधेश्याम वर्सेस छविनाथ का सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड है 2015 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। पहला तो ये आर्टिकल 226 की जो पावर है वो स्पेसिफिक पावर है, केवल अग्रीव्ड ही जा सकता है या रेयर केसेस का कोई रिलेटिव हो या कोई थर्ड पर्सन हो। लेकिन जो 227 की पावर है, इसमें अग्रीव्ड किसी फंडामेंटल राइट से या अदर राइट्स इंजरी से नहीं होता, बल्कि कोई जो अग्रीव्ड होता है वो कोर्ट की प्रोसीडिंग से अग्रीव्ड होता है। साहब सुनवाई नहीं कर रहे हैं, फाइल दबा के बैठ गए, हमारी समन नहीं जारी कर रहे हैं, तो जो इरेगुलरिटीज कोर्ट के होते हैं उसके लिए 227 होते हैं जनरल सुपरविजन। दूसरा एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा, जो आर्टिकल 226 की पावर होती है वो भले सिविल कोर्ट के खिलाफ जारी हो, मान लीजिए कोई मैटर कोर्ट में पेंडिंग है सिविल कोर्ट में, या सिविल कोर्ट डिसाइड भी कर चुका है, तब भी जो आप रिट 226 में लेके जाएंगे वो सिविल कोर्ट के जजमेंट से इंडिपेंडेंट होगी, उसका कोई लिंक नहीं होगा। लेकिन जब 227 में जाएंगे तो हमेशा रेफरेंस टू दी सिविल कोर्ट या ट्राइब्यूनल आएगा, क्योंकि वो मैटर या तो कोर्ट में है, गलत तरीके से डिसाइड हुआ है, गलत तरीके डिसाइड करना चाहता है, तो जब तक मैटर सिविल कोर्ट में है तभी तक आर्टिकल 227 की पावर इन्वॉक की जा सकती है, अदरवाइज नहीं। जबकि आर्टिकल 226 में आपने देखा कि एक इंडिपेंडेंट रेमेडी है, लेकिन 227 की रेमेडी एक सुपरवाइजरी रेमेडी है, जिसके लिए किसी मैटर को ट्राइब्यूनल में होना चाहिए और ट्राइब्यूनल अपने पावर को ठीक से यूज नहीं कर रहा हो, और कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। तो आर्टिकल 227 की पावर कंपैरेटिवली ब्रॉड है और जुडिशरी को अर्दम में लेने के लिए, कोसाई जुडिशल अथॉरिटीज को, ट्राइब्यूनल्स को रेगुलेट करने के लिए वो एक्सरसाइज की जा सकती है, और रूटीनल मैटर्स को वॉच करने के लिए, जैसे केसेस की टेबल बनाइए, रोज अपनी हाजिरी दीजिए, लिटिगेंट का नाम लिखिए, जो अपॉइंटमेंट्स होंगे, वकील होंगे, कैसे आर्गू कर, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये सारे मैटर्स आते हैं 227 में। तो एक तरीके से कह सकते हैं 227 की रेमेडी एक रेजिडोरी रेमेडी है, एक एक्सटर्नल रेमेडी है। अगर आप देखेंगे सीपीसी को, सीआरपीसी को, तो सब में अपील की पावर भी है, रिवीजन की पावर है। सीपीसी में अपील की पावर जो दी गई है 96 से लेकर के 112 तक अपील की पावर है। इसके बाद रिवीजन की पावर है, 112 के बाद 13-14 था ही नहीं, 14-15 में रिवीजन की पावर दी गई है। इसी तरीके से क्रिमिनल मैटर्स में आप देखेंगे 372 से लेकर के 350 तक अपील की पावर दी गई है। इसके बाद 397 से लेकर के 400 में रिवीजन पावर दी गई है। लेकिन मान लीजिए नीचे की कोर्ट्स को, चाहे सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट को, कोई ये न तो रिवीजन का बेनिफिट मिल रहा हो, न तो अपील का बेनिफिट मिले, तब कहा जाएगा, तब आएगा आर्टिकल 327 में। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये 227 में ये रेजिडोरी पावर है, एक तरीके से रिवीजन कोर्ट होती है। रिवीजन नहीं इसलिए कर सकते क्योंकि रिवीजन करती नहीं है, लेकिन 227 में जहां पर कोई मैटर लेफ्ट ओवर है, छूट गया है, किसी कोर्ट के सामने नहीं आ पाया है, वहां पर आर्टिकल 227 अपनी पावर को यूज करके रिलीफ देती है और इरेगुलरिटीज को ठीक करती है। और इसमें भी जो इसकी पावर यही होती है, ये किसी जो प्रोसीडिंग्स को क्वेश कर सकती है, किसी अपॉइंटमेंट अगर गलत है रेक्टिफाई कर सकती है, लगभग वही पावर होती है सिवाय दो। तो 226 में 227 में अंतर क्या है? नंबर 1, 226 की रेमेडी ये क्विक रेमेडी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी है, जो किसी इंडिविजुअल को मिलती है, चाहे वो अगेंस्ट द कोर्ट हो या अगेंस्ट द अथॉरिटी हो या जुडिशियल अथॉरिटी हो। लेकिन जो 227 की रेमेडी होती है वो रेमेडी
के लिए पिटीशन फाइल करने की जरूरत नहीं होती किसी को, कोई रिलीफ गिविंग रेमेडी नहीं है, बल्कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो पिटीशन फाइल होता है 227 में उसे रीट नहीं करते। वो इसका पर्पज होता है कोर्ट अपने कामकाज में जो ढिलाई बरतती है, अपने कामकाज में जो रिलैक्सेशन जो लैक्सिटी बरतती है उसे ठीक से करे, तो डायरेक्शन इशू होता है 227 में। दूसरा मैंने बताया आर्टिकल 226 की रेमेडी एक इंडिपेंडेंट रेमेडी होती है, उसका कोई लेना देना कोर्ट से या जुडिशियल अथॉरिटी से नहीं होता। जब आप कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, तो हाई कोर्ट डायरेक्शन देती है नीचे कोर्ट को, लेकिन वो मैटर चाहे कोर्ट में पेंडिंग हो चाहे ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 226 की रेमेडी 227 की रेमेडी जाने के लिए जरूरी है वो मैटर कोर्ट में पेंडिंग हो, चाहे सिविल कोर्ट हो, चाहे कोसाई जुडिशियल अथॉरिटी हो, चाहे कोई ट्राइब्यूनल हो। तो ध्यान रहे कि 227 में कोर्ट को किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के खिलाफ कोई पावर नहीं होती, केवल कोर्ट और कोसाई जुडिशियल कोर्ट ट्राइब्यूनल्स के खिलाफ पावर होती है, और जब मैटर कोर्ट में पेंडिंग हो तब उसको करेक्ट करने की रेमेडी होती है। जब कोर्ट ठीक से सुन नहीं रहा हो, पार्शियली बरत रहा हो, एक पार्टी को नोटिस इशू करता दूसरे को नहीं इशू करता, कोर्ट में कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, ये सब आर्टिकल 227 में कोर्ट आर्टिकल 227 में एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम करती है। तो आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 227 की रेमेडी होती है, कोसाई एडमिनिस्ट्रेटिव होती है। जुडिशियल इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 227 में है, एडमिनिस्ट्रेटिव इसलिए है कि नीचे कोर्ट के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर काम करती है और किसी को उनके जो पेरिफेरी है, उनका जुरिडिक्शन है, उनकी जो पावर को बयान जाने से रोकती है, और रेगुलेशन अगर गलत है प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करके ठीक करके रिलीफ देती है जो पिटिशनर होता है। तो ये अंतर है आर्टिकल 226 में और 227 में। थैंक यू।